हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन क्या में हार्ट के अंदर जो भी इम्पल्स का कंडक्शन होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये राइट और ये लेफ्ट। ऊपर वाले चैम्बर को आल्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकुलर कहते हैं। तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो हमारा राइट एट्रियम है इसमें 2 नोड होते हैं, एक को कहते हैं एसे नोड और यहाँ पर होता है एवी नोड। एसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो आल्ट्रियल नोड। एवी नोड का क्या फुल फॉर्म होता है? आल्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो हमारा एसे नोड है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या? पेस मेकर। तो पेस मेकर मेनली यहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर से ही कंडक्शन स्टार्ट होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसको नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। क्या? नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। तो पहले एक शॉर्ट फॉर्म में लेके जाती हूँ। जैसे कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, फिर ये चारों तरफ जाता है। ज़्यादा मात्रा में ये एवी नोड के पास जाता है। एवी नोड के से ये क्या है? बीच में है यहाँ पर मसल्स। इस मसल्स को हम क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हीस कहेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बंडल ऑफ हीस में जाती है। और आपको पता है जो वेंट्रिकल में क्या होता है, बहुत ही थिक मसल का लेयर होता है। तो क्या क्या भी देखा? पहले एसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस से कहाँ जाएगा? ये नीचे वाला जो मसल है, जो बंडल हीस क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है राइट और लेफ्ट में। इसको कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। तो जो मेनली जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वो एसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एसे नोड से कहाँ गया? एवी नोड में गया। एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से परकिंजी फाइबर्स में गया, ठीक है। और ये पिक्चर में शो कर रहा है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कह रहा है कि ये कैसे इससे ईसीजी स्टिमुलेट होता है, तो यहाँ तक पहुँचने के पहले हम कंडक्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा एसे नोड है, एसे नोड प्रेजेंट कहाँ होता है? तो पिक्चर में देखिए कहाँ पर प्रेजेंट है? राइट अपर एट्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये देखिए यहाँ पे ट्राइकैप्सिड होता है, ट्राइकैप्सिड के पास प्रेजेंट है। तो इसको कह सकते हैं क्लोज टू द ट्राइकैप्सिड। या दूसरा क्या कह सकते हैं? आल्ट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में, जहाँ पर इंटर आल्ट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब इंटर आल्ट्रियल सेप्टम क्या होता है? ये देखिए, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। ये 1 चैम्बर हुआ, 2 चैम्बर हुआ, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को आल्ट्रियम कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। 2 आल्ट्री के बीच में जो सेप्टम होता है इसी को इंटर आल्ट्रियल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अगर 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होगा उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आल्ट्री और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम होगा उसको आल्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपको समझ में आ गया हमारा जो एवी नोड है वो कहाँ पर होता है? ये सेप्टम के पास होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बंडल ऑफ हीस और परकिंजी फाइबर्स तो बता दिया था। अब इसमें जो कंडक्शन होता है उसका भी एक वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी को हम कैसे कह सकते हैं? तो वेलोसिटी मेनली सबसे ज़्यादा होता है एसे नोड में, और जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाता है उसका वेलोसिटी कम होते जाती है। तो अब चलिए देखते हैं हमारा एसे नोड में मेनली मान लीजिए कि 100 BPM वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एवी नोड में जाते जाते तक वो 40 to 60 BPM ही बचता है, ठीक है। और एवी नोड और परकिंजी फाइबर्स में इसका स्पीड ऑफ कंडक्शन सेम रहता है। लेकिन जब ये परकिंजी फाइबर्स तक पहुंचेगा ना, तो इसका सिर्फ बच जाएगा कितना? तो 20 to 40 BPM। कितना? 20 to 40 BPM। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 to 40 BPM अप्रॉक्स ऐसा लगता है कि ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसका दूसरा नाम एस्केप रिदम भी है। क्या? एस्केप रिदम।
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? फिर से ऐसे नोड कहाँ पे होता है? राइट अपर अल्ट्रियम में होता है। इसका अगर कंडक्शन का पूछा जाए तो 100 BPM, ठीक है। ए भी नोड क्लोज टू ट्राइकैप्सिड प्रेजेंट होता है। इसका पूछा जाए तो 40 to 60। बंडल ऑफ हिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब ए भी जंक्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका भी होता है 40 to 60। अब ये पर्किंजी फाइबर्स ये मेनली वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि वो कहाँ पे पाया जाता है? नीचे में, दोनों साइड में पाया जाता है। और इसका अगर पूछा जाए कि कंडक्शन कितना है तो 20 to 40, ठीक है। और इसलिए इसको स्केप रिदम भी कहा जाता है। कौन सा रिदम? स्केप रिदम। तो ये हम समझ गए कि कंडक्शन होता कैसे है, ठीक है। जो कंडक्शन होता है ना ए भी नोड के द्वारा, यहाँ से ए भी नोड, इसमें स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता है अप्रोक्सीमेट टाइम। किस लिए? तो फीलिंग के लिए। किसके फीलिंग के लिए? तो वेंट्रिकल फीलिंग के लिए। मतलब कि देखिए, ये आप अब बताऊंगी ईसीजी, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये मेनली हमारा ए भी नोड जो हो गया है वो स्लो हो गया है। क्यों? कि जैसे कि वेंट्रिकुलर फीलिंग के लिए ये टाइम देता है। टाइम देता है क्यों? ताकि वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अगर फीलिंग होगा ही नहीं अच्छी से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्यों? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा ईसीजी ग्राफ है। तो ईसीजी ग्राफ को पहले बनाया, इसका पिक्चर कैसे जाता है, ये आपको पिक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिक्चर इसका देखिए, पहले तो एक बेस लाइन लीजिएगा, ठीक है। बेस लाइन में कलर चेंज कर देती हूँ। यह हमारा बेस लाइन था। अब यहाँ पर से पहले पी ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा आगे लाइन बनाइएगा, फिर थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर इस तरह कीजिएगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये गलत है, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। फिर ये सीधा जाएगा और फिर इस तरह बनेगा। ये क्या है? ये P है। ये क्या है? QRS है। ये क्या है? T है। तो हम ECG ग्राफ बनाना सीख गए। कैसा होता है? तो इस तरह का होता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो P वेव जिसको नाम रखें, इसको 1 कह देते हैं। जो बीच में सेगमेंट है इसको 2 कह देते हैं। ये वाला पाथ को 2 कह देते हैं, ठीक है। ये जो नीचे जा रहा है इस तरह का, उसको हम 3 कह देते हैं। और जो ऊपर गया है इस पाथ को, इसको 4 कह देते हैं। तो ये 1 2 3 4 नेमिंग केम दिए हैं। जो पहला नाम दिए थे जिसको हम पी वेव कहे थे, इसमें मेनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक करेगा? ऐसे नोड से कहाँ तक करेगा? वॉल ऑफ अल्ट्रिया में करेगा। मतलब कि जो हमारा पहला क्या था पी वेव, इसमें कहाँ से कहाँ तक जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है। तो ऐसे नोड कहाँ तक प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर से मेनली जितने भी वॉल ऑफ अल्ट्रिया हैं सब में क्या करेंगे? ये मूव करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करता है ऐसे नोड से वॉल ऑफ द अल्ट्रिया तक, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो हमारा पी वेव है इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं कह सकते पूरी तरह, लेकिन डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के कारण क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो सेकंड है जिसका हमने नाम सेकंड रखा था, इसमें क्या होता है? इम्पल्स जो ऐसे नोड से आया था, ये मान लीजिए हमारा आर्टरी वाला चैम्बर है, ऐसे नोड से ए भी नोड में जाता है ना, तो ऐसे नोड से कहाँ जाता है? ए भी नोड तक जो इम्पल्स जाता है उसी में ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें मेनली 0.1 सेकेंड डिले हो जाता है। ये डिले होता क्यों है? अभी बताया था। ये डिले में मेनली वेंट्रिकुलर फीलिंग क्या होता है? जैसे कि हमारा हार्ट का 4th चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मेनली इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट अल्ट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं? ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं। जब राइट अल्ट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ से आएगा?
राइट आर्टेरियल से जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में। तो इसी में 0.1 सेकेंड डिले होता है ताकि पूरी तरह हमारा वेंट्रिकल क्या हो सके, फिल हो सके। तो इसी को कहते हैं एवी डिले। ठीक है, तो ये जो पाथ है ना वो वही एवी डिले है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो थर्ड वाला पाथ था, थर्ड वाला पाथ क्या था, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छा से, मैं बताती हूँ। ये क्या था, पी वेव। ये क्या हुआ, 0.1 सेकेंड जो डिले हुआ। और ये वाला जो पाथ, ये जो ऐसे था ना, ये वाला पाथ, इसको हम 3 नाम दिए थे। तो ये 3 वाला क्या है, तो कहाँ गया था, बंडल ऑफ हीस में जाता है। मतलब कि जो बंडल ब्रांचेज है ना वो कैरी सिग्नल करता है, कहाँ से, एवी नोड से, और कहाँ ले जाता है, एपेक्स में ले जाता है। ये एपेक्स में, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एसे नोड से क्या होता है, वॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होता है। कैसे, तो एसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आर्टरी के चारों तरफ जाता है, जिसके कारण आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसका हम दूसरा नाम क्या दिए हैं, आर्टरियल डीपोलराइजेशन दिए हैं। अब क्या होगा, ये वाला जो पाथ है इसमें क्या है हमारा, जैसे ये मूव किया इधर 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 सब जगह, तो ये एवी नोड के पास पहुंचता है। इसमें मेनली हमारा जो एवी नोड है ना उसमें 0.1 सेकेंड डिले करता है। ये डिले वही है 0.1 सेकेंड। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हीस से हमारा एपेक्स तक इम्पल्स जाएगा। ठीक है, यही ये है कौन सा, ये वाला पाथ है। ये वाला पाथ क्या है, जो हमारा बंडल ऑफ हीस इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेके गया है, ये बीच से लेते हुए एपेक्स के पास लेके गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो चौथा था वो क्या था, तो ये वाला पाथ को हम चौथा कहें। इसमें क्या होता है, सिग्नल स्प्रेड हो जाता है पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में। मतलब कि सबसे पहले क्या था, यहाँ पर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर इम्पल्स पहुँचा जो ये वाला था। ठीक है, अब इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक गया, एपेक्स तक गया, किसके द्वारा, तो बंडल ऑफ हीस के द्वारा। वो ये जो नीचे में ऐसे था वो वाला था। अब जो ये ऊपर तक पहुँचा ये क्या था, तब यहाँ पर क्या होगा हमारा इम्पल्स, कहाँ पर, तो परकिंजी फाइबर्स में इम्पल्स आएगा। क्यों आएगा, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। तो हमारा QRS क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हमारा इम्पल्स पहले एवी नोड से कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हीस में जाता है। बंडल ऑफ हीस से कहाँ जाता है, परकिंजी फाइबर्स में जाता है। ठीक है, अब तो आप सोच रहे होंगे टी वेव क्या है। तो टी वेव जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है ना, मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अच्छा इसने तो हमें पढ़ा दिया ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो आर्टेरियल क्या रिलैक्स नहीं करता है, आर्टरी भी रिलैक्स करता है। जैसे कि देखिए ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेंट्रिकुलर है। ठीक है, ये इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड फिल करता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और आर्टेरियल रिलैक्सेशन एक साथ होता है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन है इसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर्टेरियल रिपोलराइजेशन से ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे मशीन पे क्या दिखता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन छुप जाता है। मतलब कह सकते हैं जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है वो मास्क कर देता है आर्टेरियल रिपोलराइजेशन को। होता है बट हमारे ग्राफ में नहीं दिखता है। ठीक है, अब आते हैं PQRST में। तो आपको क्या बताए, P क्या था, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है। QRS हम यहाँ पर अलग अलग QRS को नहीं पढ़ते हैं, इसको एक कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। याद करने का क्या तरीका है, देखिए देखने से कैसा लगता है, इसको अगर उल्टा कर दे तो V की तरह लगता है ना, तो इसलिए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और दूसरा तरीका, जैसे कि हम हार्ट देखते हैं
तो हमारा जो आल्ट्रियम वाला पाथ रहता है वो छोटा रहता है। वेंट्रिकुलर वाला पाथ क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जो आल्ट्री हमारा है वो गरीब है और जो वेंट्रिकल हमारा है वो क्या है, बहुत ही अमीर है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है ना उसमें बेचारा सिर्फ आल्ट्री का एक ही ग्राफ रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेगा, वेंट्रिकल का रहेगा। ठीक है, तो ये आल्ट्री का डिप्रोलाइजेशन जो काम करता है सिर्फ वो गरीब लोगों को आराम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसलिए ग्राफ में नहीं दिख रहा है। अमीर लोग तो जो काम करते हैं वो भी दिखता है और जो आराम करते हैं वो भी दिखता है। काम करने को हम कह रहे हैं डिप्रोलाइजेशन और आराम करने को रिप्रोलाइजेशन, मतलब रिलैक्स। ठीक है, टी वेव को क्या कह दिए, वेंट्रिकुलर रिप्रोलाइजेशन। अब आते हैं पीआर इंटरवल के बारे में, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।